गुनगुना सकते हैं सखी मोरी? अरे नहीं भैया। हम दोनों साथ आए, एक कहानी बनी। हम दोनों अलग हुए, 3 कहानियां बनी। एक तेरी कहानी जो तुझे समझ आई, एक मेरी कहानी जो मुझे समझ आई, और तीसरी एक अनकही कहानी जो बात कर लेते जरा तो दोनों को समझ आ जाती। राजेश तेलंग द पर्सनैलिटी, कैमरे के सामने, उससे पहले का थिएटर का अनुभव, ये कहानी कहाँ शुरू होती है? मेरा सरनेम दरअसल तेलंग नहीं है, गोस्वामी है। तो जो आमतौर पे जो कहानी होती है कि कोई एक्टर बनना चाहता है या कोई किसी भी किस्म का कलाकार, घर वालों ने रोक दिया तो घर वाले रोकते हैं, ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ तो उल्टा था। आपका एक्टिंग का अनुभव या शुरुआत एनएसडी से नहीं हुई थी? राजस्थान में थोड़ा बहुत किया था, मोहल्ले में जैसे कर लेते हैं। स्टार जो है ना वो रैपर है और एक्टर है जो साबुन है। अब कौन कितना धोता है, कपड़े अच्छे धोता है, ये एक अलग प्रश्न है। हाँ, साबुन वाली एनालॉजी मुझे याद रहेगी। आपके पत्रकारिता में एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूं। पत्रकार है। हम एनएसडी के स्टूडेंट थे तब, कथक केंद्र भी वहीं था। तो कथक केंद्र की जो खूबसूरत लड़कियां थी वो एक अच्छा अनुभव था ही। उसके अलावा एक अच्छा अनुभव था। डिफाइन मंडी हाउस। मंडी हाउस एक दिल्ली का एक गोल चक्कर है जहाँ पे 7 रास्ते मिलते हैं। हाँ। जब हमारी रैगिंग होती थी तो हमसे पूछा जाता था कि 7 रास्तों के नाम बताओ। अरे तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा। जो सारे ऑडिटोरियम्स और सारी गैलरीज हैं वो इतनी महंगी हो गई कि एक सच में एक सच्चा कलाकार उनको अफोर्ड ही नहीं कर सकता। जमाना था ना कि 8 दोस्त मिलके कुछ कर लेते थे, वो नहीं हो सकता। वो थोड़ा मुश्किल है आज की डेट में। इरफान साहब के साथ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? इरफान भाई के साथ मेरे को मतलब दुख की बात है कि उनके साथ काम करने का मौका कभी नहीं मिला। नसरुद्दीन शाह मेरे टीचर भी रहे हैं। उस सीन में उन्हें मारना था, गाली भी देनी थी। हाँ। तो मेरे लिए काफी मुश्किल था। और गाली मतलब वो वाली जिसमें बीप साउंड आए? बाद में सॉरी बोल दिया। सॉरी नहीं बोला मैंने। जैसे टीवी मीडिया में क्या होता है कि अगर आप कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपसे कुछ फंबल हो गया या गलत हो गया, यार एक बार ये दोबारा रीटेक कर लेते हैं। हाँ, लेकिन हमारे थिएटर में ये नहीं कर सकते, माफ कीजिएगा। गलत हो गया तो हो गया। आपके मैक्सिमम कितने टेक हुए हैं? 25-26 तो हुए होंगे। अरे बाप रे। मैंने एक सीरियल किया है और वो इंडिया का पहला डेली सोप था, शांति। करेक्ट। और जब मैं वो कर रहा था तो लोग रास्ते में मुझे पहचानते थे, सब कुछ था। और जैसे ही वो खत्म हुआ कोई भी नहीं पहचानता था और मैं फिर एकदम गुमनाम जिंदगी जी मैंने कई सालों। बात करते हैं मिर्जापुर की। राजेश तेलंग जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमको वक्त देने के लिए। अरे थैंक यू बुलाने के लिए संकेत भाई। हम एकदम शुरुआत से शुरू करेंगे और आपकी यात्रा जानना चाहेंगे। जी। राजेश तेलंग द पर्सनैलिटी, कैमरे के सामने, उससे पहले का थिएटर का अनुभव और उससे पहले जन्म, बचपन, उन सब का असर जो अब आपके अभिनय में देखने को मिलता है। तो एकदम शुरुआत से आप बताइए, ये कहानी कहाँ शुरू होती है? मैं बीकानेर राजस्थान में पैदा हुआ था और बीकानेर का एक मोहल्ला है जिसका नाम है गोस्वामी चौक। और मेरा सरनेम दरअसल तेलंग नहीं है, गोस्वामी है। और तो वो पूरा समाज ऐसा है जो कलाकारों से भरा हुआ था। तो कलाकारों में ज़्यादातर संगीत के लोग थे और काफ़ी लोग पेंटिंग में, पत्रकारिता में, लेखन में भी थे। तो मेरा माहौल वैसा मिला मुझे हमेशा घर से, जो साहित्य संगीत से जुड़ा हुआ था। परिवार में भी लोग थे इस तरह से। तो अगर आप कोई कला के क्षेत्र में कुछ काम करना चाहते हैं तो कभी किसी की तरफ से रोक टोक नहीं थी। तो जो आमतौर पे जो कहानी होती है कि कोई एक्टर बनना चाहता है या कोई किसी भी किस्म का कलाकार, घर वालों ने रोक दिया तो घर वाले रोकते हैं, ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ तो उल्टा था कि अगर आप मतलब मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, ये चाहत मैंने बताई, तो घर में लोगों को कहता था जैसे कोई बच्चा पढ़ाई नहीं करता हो ना, वैसे डांटते थे कि एक्टिंग पे काम क्यों नहीं कर रहे हो। अरे वाह, उल्टा था। तो आपको अपने आप को किस्मत वाला समझना चाहिए भाई। एक पूरा एक्सपीरियंस आपने नहीं देखा है, आपको इस तरीके का सपोर्ट मिला। हाँ, ये सपोर्ट मिला। और ये आपके दादाजी जो हैं वो उस समय
से इस तरीके का माहौल घर में? दादाजी मतलब दादाजी भी संगीत करते थे, तबला वादक थे, तबला बजाते थे, हवेली संगीत गाते थे, ध्रुपद हवेली संगीत जो बना बाद में वो करते थे। उसके अलावा मतलब चाचा जी सितार बजाते थे, मेरे कजिन्स हैं बीबी सितार बजाता है, सरोद बजाता है। परिवार में सब लोग, मेरे घर की सारी ऑलमोस्ट सारी महिलाएं जो हमारे परिवार की हैं, बुआ हों, चाची हों, सब बहनें हों, सितार सब लोग बजा लेते हैं थोड़ी बहुत। और बस इसी तरह से। और मेरे बड़े भाई सुधीर तेलंग कार्टूनिस्ट थे, तो एक अलग तरह का। मेरे फादर की प्रिंटिंग प्रेस थी, तो फादर ने इतना ज़्यादा संगीत को नहीं लिया, और वो अपनी जिम्मेवारियों के तहत परिवार संभालने के लिए तो प्रिंटिंग प्रेस खोली। उससे एक अलग तरह का मेरे अंदर, जो कहते हैं ना, मुझे दोनों तरफ का मिला, जो पत्रकारिता और लेखन और साहित्य का होता है वो भी मिला। तो मैंने खैर बहरहाल बचपन से ही नाटक शुरू कर दिया था। तो पहला नाटक मैंने करीब 12 साल की उम्र में किया था। उसके बाद 14, 15, 16 साल की उम्र में मैं दिल्ली आता था भैया के पास समर वर्कशॉप्स में, समर वेकेशंस में। तो समर वर्कशॉप्स होती हैं NST की, बाल भवन की, वो कर लेता था। तब मुझे आइडिया हुआ कि NST का एक बड़ों के लिए भी कोर्स होता है, उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, 10 नाटक किए हुए होने चाहिए और उसके अलावा ग्रेजुएट होना चाहिए। तो वो जाके मैंने तय किया और वहाँ पे एक विधिवत तरह से थिएटर शुरू किया। और फिर लकीली मेरा पहली बार में एडमिशन हो गया NST में। तो इस तरह से अभिनय किया। और ये सन 90 से 93 तक मैं NST में रहा जी। लेकिन आपका एक्टिंग, अभिनय, थिएटर का अनुभव या शुरुआत NSD से नहीं हुई थी, उससे पहले मतलब ही हो गई थी? राजस्थान में थोड़ा बहुत किया था, मोहल्ले में जैसे कर लेते हैं या इस तरह की चीज़ें। उसके बाद NSD की वर्कशॉप की, बच्चों की जो वर्कशॉप होती है NSD की, 2 बार की। एक बार बाल भवन की जो ITO के पास है, और समर वर्कशॉप्स। तब मुझे एक्टिंग के बारे में थोड़ा और गहराई से पता चला। फिर वहाँ पे जो बीकानेर में अच्छा होता था उस ज़माने में, एमेच्योर थिएटर, वो ज्वाइन किया और फिर तब मुझे आइडिया हुआ। दिल्ली NSD ये बहुत सारे लोगों के लिए, और बहुत सारे लोग जो एक्टर बनना चाहते हैं, और एक्टर बनना और स्टार बनना 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। और NSD के जितने लोगों से मैंने बात की है, वो उनके दिल में ये एक, आप ये समझिए कि एक प्योरिस्ट वाला एक फ्लेवर हमेशा देखने को मिलता है कि मुझे एक्टिंग करनी है। स्टार वार देखा जाएगा, लेकिन पहले एक्टिंग सीखनी है। तो आप भी क्या इसी स्पिरिट के साथ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आए थे कि पहले मैं एक्टिंग सीखूं? बिल्कुल यही था, क्योंकि देखिए हम जिस तरह के परिवार से, बैकग्राउंड से आते हैं, मेरे जैसे बहुत से लोग, NSD में ज़्यादातर लोग, वो उनका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वो लोगों को उनके पास एक ही चारा है कि जैसे एक डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टरी की पढ़ाई करता है, एक इंजीनियर बनने के लिए पढ़ाई करता है, ऐसे हमने सोचा एक्टर बनना है तो एक्टिंग की पढ़ाई करेंगे। अब एक्टिंग की पढ़ाई करेंगे तो वो विचार तो ऑब्वियसली प्योरिटन हो जाएगा ना। और स्टार और उसमें मुझे फ़र्क यही लगता है एक्टर में कि एक स्टार एक्टर हो सकता है, लेकिन एक्टर स्टार वो ज़रूरी नहीं है। और स्टार जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो पर्टिकुलर एक किस्म के कैरेक्टर की तैयारी करते हैं, जिस तरह की में उनको हिट होना है उस तरह की तैयारी करते हैं। वो स्टार मतलब सिर्फ हीरो भी नहीं होता। कई लोग सिर्फ विलेन की तैयारी करते हैं, कई लोग सिर्फ कॉमेडियन की तैयारी करते हैं, अपने आप को एक रोल में, एक ढांचे में ढालते हैं और उसी किस्म की तैयारी करते हैं। तो फिर दूसरे तरह के चैलेंज जाने पर उनको थोड़ी तकलीफ हो सकती है। हमारी ट्रेनिंग ये रही, विचार भी ये रहा कि यार एक एक्टर बनते हैं तो किसी भी तरह के चरित्र को हम निभाने में कामयाब होंगे। तो यही सोच रही। तो इसको मैं ऐसा नहीं मानता कि ये कोई बहुत ही शुद्ध सा विचार है। हाँ। लेकिन ये आवश्यक विचार है, इसके अलावा क्या होगा। मुझे आपकी ये बात अच्छी लगी कि एक स्टार एक्टर हो सकता है। हाँ। लेकिन एक एक्टर को एक्टर होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, और उसका स्टार बनना वो आप बन जाओ तो बन जाओ, नहीं तो लेकिन एक्टर आप रहोगे। वो उसके लिए रिक्वायरमेंट बहुत अलग किस्म की है जी। एक किसी हमारे, जहाँ तक मेरा ख्याल है, हमारे सीनियर हैं आशीष विद्यार्थी, उन्होंने कभी कहा था, जो मैंने सुना था, जो मुझे याद रह गया, वो ये कि एक स्टार जो है ना वो रैपर है और एक्टर है जो साबुन है।
तो बिकता रिन का रैपर लगा हुआ है या कौन सा रैपर लगा हुआ है, तो उससे बिकता है। अब कौन कितना धोता है कपड़े, अच्छे धोता है, ये एक अलग प्रश्न है। तो कई बार रैपर बहुत अच्छा होता है, अंदर धुलाई अच्छी नहीं होती। करेक्ट। और कई बार धुलाई अच्छी होती है लेकिन रैपर ऐसा नहीं होता कि लोग खरीदना भी चाहें उसे। ये अच्छा, साबुन वाली एनालॉजी मुझे याद रहेगी, क्योंकि ये सिर्फ आपके पत्रकारिता में भी एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ, पत्रकार है। एक स्टार पत्रकार हो या ना हो वो बात अलग है, लेकिन एक पत्रकार को पत्रकारिता आना जरूरी है। फिर वो भले ही स्टार ना बन पाए लेकिन वो कम से कम जर्नलिस्ट रहेगा। हाँ, तो आप अपनी संदेश जो देते हैं जनता के हित में पत्रकार के तौर पे, वो कितने स्वच्छ करते हैं समाज को, ये प्रश्न अलग है। अब स्वच्छ करते हैं या दाग अच्छे हैं ये तो हम नहीं जानते, वही ये तो हर आदमी का अपना अपना विश्लेषण। अभी आपने पत्रकारिता और आपके घर में उसके माहौल के बारे में जिक्र किया। मैं आपको एक व्यक्तिगत अनुभव बताना चाहता हूँ आपके भाई सुधीर तैलंग जी के बारे में। हम उस समय कॉलेज में ही थे और कॉलेज के लोगों से कौन बात करता है, और सुधीर जी बहुत बड़ी चीज़, मतलब कार्टून और वो भी अखबारों में एक बहुत बड़ा नाम थे, अभी भी हैं। और कॉलेज के एक प्रोजेक्ट के लिए मैंने बहुत डरते हुए उनको फ़ोन मिलाया कि पता नहीं वो झड़प देंगे कि भाई क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, मुझे अपना काम करना है। और उन्होंने पूरा समय दे करके एक कॉलेज के एक छात्र से न केवल बात की, अच्छे से बात समझाई भी। और मुझे अभी भी याद है, ये साल 2001 की बात है, जब उन्होंने ये बताना चाहा कि आप लेख तो लिखते हैं कई शब्दों में, मुझे उस पूरे लेख को इतना सा बना करके प्रस्तुत करना है। और ये मेरा काम है। और फिर एज द ओल्ड एडेज गोज, पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। इन हिज केस द कार्टून वाज वर्थ मोर देन 1,000 वर्ड्स। और वो तीखापन, वो पैनापन, वो तो खैर किसी से छुपा हुआ ही नहीं है। तो मेरा तैलंग परिवार से एक, जैसे कहते हैं ना, एक पुराना नाता। नहीं, सुधीर भाई की वजह से जितने भी पत्रकार जगत के लोग हैं या पत्रकारिता है, उसके लिए मेरे दिल में बड़ा सम्मान है। और मैं वो करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, उसके पीछे की कितनी मेहनत है, क्या क्या जूझना पड़ता है, वो सब चीज़ों से मैं मतलब मुझे उसका आभास है। तो भैया की वजह से ये है। और हाँ, मतलब भैया इस तरह के थे और उन्हीं के मतलब कुछ चीज़ों को जिंदा रखना चाहता हूँ, उन्हों को रख पाएँ तो। उनके जर्नलिज्म में होने का आप अभी बार बार जिक्र कर रहे हैं कि आपके लेखन पर उसका असर दिखा, आपके स्वभाव में उसका असर दिखा। इट हैज़ इन अ वे शेप्ड योर पर्सनैलिटी। डेफिनेटली। उसके बारे में आप थोड़ा बताना चाहें कि कैसे? नहीं, एक तो भैया की वजह से बहुत सारा एक्सपोजर मिला मुझे। मैं एक छोटे से शहर का रहने वाला, साधारण स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ इंसान, और तो भैया के साथ जो जहाँ जाना हुआ, उनके साथ जितने बड़े बड़े दिग्गजों के साथ बैठने का मौका मिला या वो जिस तरह की बातें करते थे, उससे बहुत सारा एक्सपोजर मिला, चीज़ों को एक देखने का नज़रिया मिला। और ख़ास तौर पे भैया का जो नज़रिया था कि वो जो कोई भी एक सटायर, ह्यूमर की आर्ट होती है ना, तो कैसे हम किसी चीज़ को कितना इकोनॉमी में समझ सकते हैं, क्योंकि कार्टूनिंग एक इकोनॉमी के बारे में, द लेसर द वर्ड्स, द लेसर द लाइंस। करेक्ट। वो एक्टिंग में काम आता है ना, लेस इज मोर जो हमारे एक्टिंग में कहते हैं। तो मेरी एक्टिंग में मैं कोशिश यही रहती है कि लेस इज मोर। तो उसकी बेसिक नींव तो भैया के कार्टून्स को देख के ही और उनकी बातों को सुन के पढ़ी है। क्योंकि वो अगर सुबह उठ के 10 अखबार पढ़ते थे, सारे मेजर अखबार पढ़ते थे, सारे एडिटोरियल्स पढ़ते थे, तो आपको नज़रिया हो जाता है हर तरह की, हर किस्म का। फिर आप चूज़ करते हैं कि आज की कौन सी अच्छी न्यूज़ है और कौन सी ऐसी तर्कसंगत जो मेन न्यूज़ है जिस पे काम किया जाना चाहिए। सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ जानने के बाद एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाके और उसको कितना इकोनॉमी से पहुंचाना है लोगों तक। तो ये बात अक्सर भैया के साथ मतलब देखते थे, उनका रोज़ का स्ट्रगल देखा मैंने। जो सुबह उठ के वो 10 अखबार पढ़ना शुरू करते थे,
से लेके शाम होते होते किसी एक न्यूज़ एक सब्जेक्ट पे पहुंचना और उसके बाद उसको रूप देना और अपना एक यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू ढूंढना उसके बारे में। हर एडिटोरियल उसके बारे में एक यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू कह रहा है, लेकिन आप क्या लेके आ रहे हैं अपनी तरफ से, करेक्ट, कि इंडिविजुअल कितना आप अपनी सोच, अपना पर्सपेक्टिव, ड्राइंग में भी पर्सपेक्टिव होता है और उसके कंटेंट में भी पर्सपेक्टिव होता है, तो वो पर्सपेक्टिव रखना भी उनसे सीखा चीज़ों के बारे में। और ये आप एक्टिंग में ये टेक अवे लेकर के गए? बिल्कुल, एक्टिंग में काम आता है, चाहे मैं स्क्रिप्ट एनालिसिस हो, चाहे किसी कैरेक्टर को देखना हो। मैं जो कैरेक्टर करता हूँ कोई और एक्टर करता तो अलग डिफरेंट पर्सपेक्टिव से करता हूँ, तो एक यूनिक जितना अपने से जुड़ा हुआ पर्सपेक्टिव लें, सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखने के बाद, ऐसा नहीं कि सीधा ही मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है, एक बार सारे नज़रिए देखें। आपको पता है राजेश जी, हम लोगों ने एक डायरेक्टर तिग्मांशु धूलिया जी उनसे बात की और उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बोली, और इस चीज़ को हम पत्रकारिता में भी महसूस करते हैं क्योंकि ये नहीं होती, इस वजह से ज़्यादा महसूस करते हैं। और एक्टर्स किस तरीके से इस चीज़ को इम्बाइब करते हैं और कौन सा एक्टर कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, उन्होंने ये बोला था कि हाई आर्ट इज़ ऑलवेज मिनिमलिस्टिक। जी। तो जब आप हाई आर्ट की तरफ जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, आप बहुत ज़रा सा कुछ करके बहुत सारी चीज़ें उसमें इनकैप्सुलेट कर लेते हैं, इसी वजह से उसको हाई आर्ट, और वो वक्त के साथ वो आता है, वो वक्त के साथ आता है, बहुत अभ्यास के बाद आता है। जैसे हम लोग, एक बहुत अच्छा अनुभव हमारे साथ रहा कि जब हम एनएसडी के स्टूडेंट थे तब कथक केंद्र भी वहीं था, तो कथक केंद्र की जो खूबसूरत लड़कियां थी वो एक अच्छा अनुभव था ही। उसके अलावा एक अच्छा अनुभव था वो ये कि बिरजू महाराज थे वहाँ पे, जिनकी क्लासेस को हमने देखा है, जिनसे अगर हम बदमाशी कर रहे हैं, इधर उधर कुछ कर रहे हैं तो उनसे डांट खाई है। और अब मैं ये उदाहरण हाई आर्ट वाला इसलिए दे रहा हूँ कि जो एक नया कथक का स्टूडेंट है या नया कथक का कलाकार है, वो एनर्जी लगा देता है पूरी, तब जाके कोई प्रभाव पैदा कर पाता है। और बिरजू महाराज सिर्फ एक हाथ हिलाते थे, राग करते थे, उससे अधिक प्रभाव होता था। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत रियाज और बहुत सारा अनुभव अपने अंदर भरा हुआ होगा ना, खाली पने में वो नहीं आएगा। तो जो तिशु भाई ने कहा, वो हाई आर्ट आते आते वक्त लगता है, जो इरफान भाई के पास था। तिशु भाई और इरफान भाई ने बहुत काम किया साथ। कमाल की बात है कि ये जो नाम आपने लिया है वो इसी नाम के संदर्भ में उन्होंने जी बात जी बताई। बिल्कुल कहा होगा, मैं पहचान सकता हूँ, क्योंकि एक तो इरफान भाई को भी मैं जानता था और तिशु भाई भी हमारे सीनियर हैं। और मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा, क्योंकि अब ये नाम का जिक्र हो गया है, इरफान साहब के साथ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? इरफान भाई के साथ मेरे को, मतलब दुख की बात है कि उनके साथ काम करने का मौका कभी नहीं मिला। और बस एक सीनियर होने के नाते बहुत उनका काम देखा तो बहुत सारा, और उनसे मुलाकात ज़्यादा कादा हो जाती थी। मतलब ऐसे नहीं है, क्योंकि काफ़ी सीनियर थे मेरे, तो कोई ऐसी दोस्ती नहीं थी, बट उनसे कभी कभार मुलाकात हो जाती थी, थोड़ी बहुत बात हो जाती थी, उससे कुछ मिल जाता था, या उनको सिर्फ ऑब्जर्व करके मिल जाता था। 2013 या 14 की बात है, टिफ जो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है, उसमें मेरी फिल्म थी सिद्धार्थ, और इरफान भाई की थी लंच बॉक्स। तो वहाँ पे एक उनके साथ वक्त बिताने का, उनका जानने का, जीवन का नज़रिया, अभिनय का नज़रिया, और उन दोनों को जोड़ के वो कैसे देखते थे ये नज़रिया। सोचिए, 7 समंदर पार बैठ के कनाडा में, टोरंटो में ये मौका ज़्यादा मिला, बजाय इसके कि वैसे उनसे मुलाकात होती रहती। बहुत खूब। तो यही इंसाइट मुझे लगती है कि वो जीवन जीने की कला आपको आ जाती है, या उस पर आप काम करते रहते हैं तो वो अभिनय में दिखाई देने लगता है। एक फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू होता है आपका जीवन को लेके। जीवन को आप बड़े वृहद नज़रिए से देखते हैं तो आपके काम में वो बड़प्पन आता है। बिल्कुल। अब क्योंकि हम लोग इसके बारे में और विस्तार से बात करेंगे, बिकॉज अ लॉट ऑफ दिस हैज़ टू डू विद योर जर्नी टू मुंबई, और वहाँ जब आप थिएटर में पर्सनालिटी जब आप बने, ओटीटी में आपने बहुत फिनोमिनल काम किया है, फिल्मों में काम किया है, उस पर अभी हम आएंगे और बात करेंगे। एक बाल को लेट्स डायल बैक टू योर दिल्ली डेज।
जी। और एक चीज़ जब आपके बारे में पढ़ रहे थे तो आप ये समझिए आप में और हमारे में एक चीज़ कॉमन हो गई। क्या? नथूस के छोले भटूरे। हाँ वो है। उसका अलग स्वाद। नथूस का हमेशा रहा, क्योंकि बंगाली मार्केट। बंगाली मार्केट मंडी हाउस की वजह से। फिर एनएसडी में हम 3 साल रहे, तो उसके अलावा पहले भी वहाँ पे थिएटर करता रहा, उसके बाद भी थिएटर करता रहा, और अभी भी वहाँ से नाता है। एनएसडी में 10 साल मैंने पढ़ाया है, तो उस दौरान का भी एक बहुत बड़ा नाता है। तो नथूस तो एक अड्डा है, और भैया का भी बड़ी फेवरेट जगह थी, वो हमेशा ले जाते थे वहाँ पे। मुझे ये बताइए, ये एनएसडी जो है और मंडी हाउस क्या चीज़ है ये? क्योंकि यहाँ से इतने सारे लोग निकले हैं, उन्होंने क्या क्या यश प्राप्त किया है जीवन में, क्या मुकाम हासिल किया है, और उनकी चर्चा में और उनकी याद में ये जगह सदैव जीवित रहती है। बिल्कुल, सदैव। मतलब कोई ऐसा बड़ा एक्टर नहीं होगा जो, हाँ वो मंडी हाउस, वो एनएसडी, वो श्री राम सेंटर, और बड़े रोमांटिसाइज करके ये बातें की जाती हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, डिफाइन मंडी हाउस। मंडी हाउस एक दिल्ली का एक गोल चक्कर है जहाँ पे 7 रास्ते मिलते हैं। हाँ। और 7 कलाओं का मिश्रण है वो। मैं उसको ऐसे एक गोल चक्कर के तौर पे देखता हूँ जिसमें 7 रास्ते आते हैं। और जब हमारी रैगिंग होती थी तो हमसे पूछा जाता था कि 7 रास्तों के नाम बताओ। अरे तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा। तो मुझे कोपरनिकस मार्ग। देखिए, अब मंडी एनएसटी से शुरू करते हैं। अच्छा ठीक है। तो भगवान दास रोड, हाँ, कोपरनिकस मार्ग, फिरोज शाह रोड, हाँ, बाराखंबा रोड, बंगाली मार्केट वाली, बंगाली मार्ग, तानसेन मार्ग, करेक्ट, सफदर हाशमी मार्ग, हाँ, और सिकंदरा रोड। ओहो क्या बात है, ये 7 रोड है। क्या बात है। मैं एक कंपनी में काम करता था और हमारा ऑफिस श्री राम सेंटर के 6th फ्लोर पे हुआ करता था जी। तो इस वजह से जी, तो इस वजह से उस एरिया से, और अब तो ऐसा नाता हो गया है कि वो सिर्फ एक्टर्स का ही नहीं, वो जर्नलिस्ट का भी अड्डा है। जी जी जी। जब दोपहर में थोड़ी सी राहत चाहिए होती है, 2 असाइनमेंट के बीच में ब्रेक होती है, तो पत्रकार भी आपको मंडी हाउस में ही मिलेंगे, या त्रिवेणी में, या हाँ, या इधर बीएम स्नैक्स कॉर्नर पे चाय और समोसे। जी जी जी, और बाकी सब चाय वाय चलता रहता है, और बंगाली मार्केट है। तो मुझे वो गोल चक्कर लगता है जहाँ पे बहुत सारी कलाओं का मिश्रण होता है। तो वहाँ पे बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मिंग स्पेसेस हैं, बहुत सारी गैलरीज हैं, साहित्य कला अकादमी है, संगीत नाटक अकादमी है, दूरदर्शन है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है, क्या नहीं है वहाँ पे। करेक्ट। तो एक कल्चरल क्या कहे ना, वो एक मेल्टिंग गंगोत्री है। हाँ, तो इसका मतलब ये आप उसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं। जी जी, कल्चरल गंगोत्री, ये है मंडी हाउस आपके लिए। दिल्ली के लिए तो वो कल्चरल गंगोत्री। कुछ विचित्र चीज अगर आपको याद हो मंडी हाउस में की हुई, क्योंकि मैं वहां अक्सर देखता हूं। का मुझे इतना याद है, मतलब कई वो अभी नहीं रहा। एक जमाना था जब मुझे ऐसा याद है, कई ऐसे दिन याद है, जैसे अब मैं चाहे बिरजू महाराज का जिक्र कर रहा था अभी, लेकिन ऐसे दिग्गजों को वहाँ पे, मतलब मैंने एमएफ हुसैन को पैदल चलते हुए कितनी बार देखा है ना, नंगे पांव चलते हुए उनको, और ऐसे करके जाने कितने कलाकारों को, भीष्म साहनी जी साथ में बैठ के नाटक दिख रहे हैं। एक जमाना ही वो अलग देखा है वहाँ पे, जिसमें सारे लोग मिल जाते थे। और आज इतना सैनिटाइज्ड हो गया है दुनिया, एक दूसरे पहुंचने नहीं दिया जाता। तब बड़े से बड़ा लोग, किसी को रोक लो तो वो आपसे बैठ के 10 मिनट बात कर लेता था, चाहे वो हुसैन साहब हो चाहे कोई भी हो। वो स्टूडेंट समझ के उसको एक गरिमा देते थे। आज वो वक्त नहीं रहा, और वो एक अलग ही जगह है। मैंने आपसे इसीलिए पूछा क्योंकि ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी चीजें पता चल रही हैं, लेकिन आज भी उसका यही कुछ इसी तरीके का मिजाज आज भी है। मतलब वहाँ पे क्या है, गिरते गिरते कहाँ जड़ें इतनी गहरी हैं कि वो इतनी जल्दी मर नहीं पाएगा। हालांकि वो थोड़ी सी उसको पानी मिलना कम हो गया है तो जल चला जाएगा, लेकिन वो क्योंकि वो एक आइलैंड तो है नहीं, दुनिया में जो घट रहा है उसका असर वहाँ पे भी होगा, कटा हुआ तो नहीं रह सकता एकदम। आप ये सोचिए कि क्या क्या देखा मैंने, क्योंकि ऑफिस जाते थे तो इस वजह से कुछ लोग जो बीएम स्नैक्स कॉर्नर पर बैठ करके स्टूडेंट्स 8, 9, 10 अपने अपने पेड़ के नीचे पेंटिंग बना रहे हैं। जी जी, आर्ट स्कूल के सारे, क्योंकि दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट पास में है, इसके कला एकेडमी है। हाँ,
तो सारी चीज़ें तो वहाँ पे आपको स्केच करते हुए मिल जाएंगे। एक ठेले पर बहुत सारी हिंदी की किताबें हैं जी, श्री राम सेंटर के बाहर होंगी। हाँ, श्री राम सेंटर के बाहर वो संजना जी जो किताबों की दुकान लगाती हैं पेड़ के नीचे, सारे साहित्य की, है ना। अब आप देखिए, वो एक ज़माने में श्री राम सेंटर के अंदर वो दुकान हुआ करती थी, है ना। फिर वो दुकान चली गई और तो उन्होंने बाहर कितने सालों से वो पेड़ के नीचे अभी भी दुकान लगा रही हैं। और इनफैक्ट उन्होंने अपना पब्लिकेशन शुरू किया वहीं पे बैठ के, वो किताबें भी छापती हैं। तो ये मंडी हाउस की ताकत है। लेकिन ये जो जब से थोड़ा कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ चीज़ों का, जो सारे ऑडिटोरियम्स और सारी गैलरीज हैं वो इतनी महंगी हो गई कि एक सच में एक सच्चा कलाकार उनको अफोर्ड ही नहीं कर सकता। अगर आपको 2.5-3 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए खाली एक दिन के 8 घंटे के एक थिएटर हॉल के देने हैं, तो आप कहाँ से कोई नाटक कर पाएगा। पहले वैसे स्पेसेस भी थे जो बहुत छोटे छोटे स्पेसेस थे। श्री राम सेंटर में बेसमेंट में एक स्पेस हुआ करता था जिसने रंगमंच को बहुत बढ़ावा दिया है, जिससे एक्ट वन बना। उन्होंने ज़्यादातर नाटक वहाँ पे किए। साक्षी एक ग्रुप था जिन्होंने वहाँ पे बहुत सारे नाटक किए, बहुत, और कितने नाम लिए जा सकते हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे कलाकारों को, अच्छे अच्छे ग्रुप्स को बढ़ावा दिया बिकॉज ऑफ। लेकिन आज कोई वो ग्रुप इतना बड़ा नहीं बन सकता क्योंकि इतने महंगे हैं वहाँ पे ऑडिटोरियम्स और सारी चीज़ें। करेक्ट। लेकिन एक चीज़ राजेश जी महसूस होती है, एक ऐसा वक्त जब हमने देखा कि लोग थिएटर भूल गए या थिएटर एज एन एक्सपीरियंस लोग नहीं लेना चाहते या थिएटर में उतनी रुचि नहीं रही और लोग सिनेमा हॉल की तरफ गए क्योंकि वो आसान मनोरंजन है, जल्दी से अपना आप गए, फिल्म देखा है, पॉपकॉर्न खा लिया, समोसा खा लिया, वापस लौट आए। आज एक ऐसा भी दौर देखने को मिल रहा है। अभी अगर आप जैसे मंडी हाउस जाएंगे तो आपको चाहे LTG ऑडिटोरियम हो, श्री राम सेंटर हो, यहाँ पर अगर प्ले लगा हुआ है तो एक बार को आपको सिनेमा हॉल खाली मिल जाएगा। यहाँ हो सकता है आपको हाउसफुल मिले, यहाँ सीटें भरी रहती हैं। एक ये भी दौर और एक परिवर्तन कम से कम मुझको देखने को मिल रहा है पिछले 10-1 साल में। तो क्या आप इसको एक सिल्वर लाइनिंग मानते हैं थिएटर के लिए? नहीं, ये अच्छी बात है ऐसा हो रहा है तो। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सभी नाटकों में ऐसा नहीं हो पाता। हाँ, ये भी बात सही है। और सभी नाटक वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते। सारे कलाकार, सारे ग्रुप्स वो अफोर्ड भी नहीं कर पाते। तो जो लोग ये कर पा रहे हैं उनकी बैकिंग थोड़ी बेटर है तो हो पा रहा है। लेकिन रंगमंच जो एकदम जो कुछ एक ज़माना था ना कि 8 दोस्त मिलके कुछ कर लेते थे, वो नहीं हो सकता। वो थोड़ा मुश्किल है आज की डेट में। राजेश जी, तो जैसे फिल्मों में छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स फिल्म बना लेते थे, वो हटके अभी बड़े स्टूडियोज आ गए, वैसे अभी बड़े ग्रुप्स ही कर पाते हैं। करेक्ट। हाँ, छोटे लोगों को, वो जिनके पास कम पैसे हैं, जिससे जड़ों से पनपता है, वो अभी भी छोटे शहरों में ही होता है। रंगमंच जब पनपता है तो उसको सींचने के लिए, उसको बड़ा करने के लिए क्या मंच ज़रूरी है? क्योंकि जैसा कि आपने बोला कि एक एक्टर होगा और अगर लोग होंगे तो वो तो कहीं पर भी अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं। जी, कर सकते हैं, लेकिन वो वही मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली जैसे शहर में, महानगरों में वो भी संभव नहीं है क्योंकि आप ऐसे ही कोई स्पेस डेवलप करके या कुछ करो तो उसमें इतनी परमिशंस और इतनी सारी रोक टोक हो जाती हैं कि आप वो भी नहीं कर सकते। करेक्ट, करेक्ट, आप समझ रहे हैं। तो वो जो हमारे कल्चरल में है ना, कल्चर में जो था ना कि जो नौटंकी होती है या रामलीला होती है या हर जगह का ख्याल है या जो हर जगह की अपनी अपनी फोक आर्ट फॉर्म्स हैं, वो समाज से जुड़ी हुई हैं, वो हमारे त्योहारों से जुड़ी हुई हैं, वो हमारे कल्चर का हिस्सा है। तो वैसे तो पनपता रह सकता है। लेकिन अगर ऐसे आधुनिक रंगमंच कोई करना चाहे तो उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है बहुत सारी रुकावटें। राजेश जी, मुझे ये बताइए कि खास तौर से थिएटर की बात करते हैं। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे थिएटर क्या है? ये एक मंच है जिसमें आप अपनी बात कहना चाहते हैं एक ऑडियंस के सामने। तो इसका मतलब ये है कि आपको कुछ ऐसी बात कहनी पड़ेगी जो ऑडियंस के दिल के तार छुए।
जी। पर अगर आप ऐसा थिएटर कर देंगे जो ऑडियंस के दिल के तार नहीं छू रही है और आपको ये लग रहा है कि भाई मेरी इंटेलिजेंस कोई समझ ही नहीं पा रहा है, कि लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, यही चीज़ जर्नलिज्म में भी होता है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि मैं तमीज़ की बात कहता हूँ, कोई मुझे सुनता ही नहीं है, टीवी में बाकी लोग ज़ोर ज़ोर से हल्ला मचाते हैं, उनकी टीआरपी ऊपर जाती है। मैं फूहड़ता को जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन मेरा ये कहना है कि थिएटर इन आइसोलेशन फॉर द मासेस डज नॉट एग्जिस्ट। आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि लोग इंटरेस्टेड हो जाएं अगर आपकी बात उनको इंटरेस्टिंग नहीं लग रही? और अगर आप थिएटर अपने लिए कर रहे हैं, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, तो फिर तो आप घर में कर लीजिए। फिर आपको रंगमंच की ज़रूरत क्या है? फिर ऑडियंस की ज़रूरत क्या है? तो ऑडियंस के लिए थिएटर, आपको लगता है कि ये भी एक कलाकार के दिमाग में होना चाहिए कि मैं इतना भी इंटेलेक्चुअलाइज ना कर दूं कि लोग ही भाग जाएं? हाँ, मैं तो ये अलग अलग विचार हो सकते हैं लोगों के, लेकिन मेरा पर्सनली विचार ये है कि लोगों के दिल को तो आप तब छुएंगे जब पहले आप अपने दिल को छूने वाली बात तो करें। लोग अपने ही दिल को छूने वाली बात नहीं करते, पैकेज बनाते हैं। जैसे फिल्मों में पैकेज बनाते हैं, प्रोजेक्ट बनता है ना, हाँ, दे माउंट प्रोजेक्ट्स इन थिएटर ऑल्सो। थिएटर में भी माउंट प्रोजेक्ट ही माउंट कर रहे हैं ना, कि यहाँ से फंडिंग मिल रही है या यहाँ से वो मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, जैसे भी हो सकता है कहीं ना कहीं। अब वो उनके सर्वाइवल के लिए, तो उसको वो नाम न दे कि मैं रंगमंच कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट कर रहे हो आप। लेकिन आपको ऑब्वियसली जो भी कलाएं जो वक्त के साथ बदलती रहती हैं ना, वो ही सस्टेन करती हैं। तो रंगमंच को भी बदलना चाहिए। तो कई बार मुझे ये लगता है जो महाराष्ट्र में, बंगाल में रंगमंच क्यों ज़्यादा पनपता है हमारे यहाँ से, नॉर्थ से ज़्यादा क्यों? गुजरात में भी, क्योंकि उधर नई स्क्रिप्ट्स आती हैं हमेशा। हम लोग अभी भी 70s 80s के नाटक किए जा रहे हैं, खाली दोबारा करते रहते हैं। जो इतने फेमस हो गए हैं, अब वही मोहन राकेश किए जा रहे हैं, वही तेंदुलकर किए जा रहे हैं, वही भारती जी के नाटक किए जा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ वो महान नाटक हैं, और हो गए हजार हजार बार। आप आज के वक्त के हिसाब से कुछ नाटक नए लिखने चाहिए, जैसा कि मराठी और बंगाली में होता है कि नए नाटक लिखे जाते हैं और नए नाटक मंचित होते हैं। तो वो आज की बात करते हैं, नए यंग लोगों ने लिखे हुए नाटक। तो नया लेखन भी आना जरूरी है, खाली उससे नहीं होगा। नहीं, ये आपकी बात बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन फिर यहाँ पर ये बात आ जाती है कि कौन एक्सपेरिमेंट करे, और एक्सपेरिमेंट करने के दो रिक्वायरमेंट होते हैं। एक तो मेरे पास इतने फंड्स हों कि मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करूं, कि अगर वो नहीं चला तो फिर मैं वो बर्दाश्त कर ले जाऊं, और दूसरा मेरे अंदर इतनी टैलेंट हो कि मैं एक्सपेरिमेंट कर सकूं। कुछ नया करने और कुछ नया क्रिएट करने के लिए भी तो एक दिमाग का खुलापन चाहिए। तो ये दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं कुछ नया करने के लिए। इसमें से क्या चीज़ कम पाते हैं आप दिल्ली के थिएटर में? दिल्ली नहीं, मतलब जहाँ भी थिएटर में दिक्कत आ रही है। आप एक और दोनों पॉइंट्स दोबारा बोलिए, क्या बोले आपने? मेरा ये कहना है कि किसी भी नई चीज़ को होने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो कोई नया एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए, तभी तो आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। कि अगर वो नहीं चला तो आप उतना यू स्टमक द लॉस। और दूसरी चीज़, आपके अंदर ये काबिलियत हो कि आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हैं या नहीं। आप कुछ नया सोच ही नहीं पा रहे हैं और फिर आप बोलें कि मैं कैसे एक्सपेरिमेंट करूं, तो ये आपका दोष है। तो इन दोनों का मिश्रण आप गलत पाते हैं, जिस वजह से थिएटर आगे नहीं बढ़ रहा। नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि थिएटर आगे नहीं बढ़ रहा है। समस्याएं हैं थिएटर में, और हर तरह के लोग आते हैं। कभी हम अपनी कमियों की वजह से कोई काम नहीं हो पाता और दोष थिएटर के माहौल को दे देते हैं। हो सकता है कमी हमारे अंदर ही हो। कभी हम फंडिंग के नाम पे दोष दे देते हैं कि अच्छा हमारे पास कुछ धनाभाव है, ऐसा तो नहीं हो पा रहा काम। लेकिन ऐसा नहीं है, इसी के बीच में ही पनपेगा, और ऐसे रोक नहीं सकते थिएटर को। कोई भी कला नहीं रुकती है। करेक्ट। तो वो होगा। और मैं अभी काफ़ी वक्त से थिएटर से कटा हुआ हूँ, तो इतने अधिकार से कई चीज़ें बोल नहीं सकता। तो मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ मेरे पुराने कुछ सालों का अनुभव है, बाकी बिल्कुल करते हुए का अनुभव कुछ पुराना है, और बाकी जो देख के सुन के अभी है, पर क्या उसके अनुभव के आधार पे बोल रहा हूँ। लेकिन
जो अभी स्टिल जो लोग प्रैक्टिसिंग है दिल्ली में थिएटर करते हुए, मेरे ख्याल से इस बात का बेहतर जवाब वो दे पाएंगे। करेक्ट। बहुत सारे एक्टर्स जो मशहूर हो जाते हैं, यश प्राप्त कर लेते हैं, लोकप्रियता हासिल कर लेते हैं, अक्सर उनके मन में आता है कि भाई मेरी प्रथम मोहब्बत तो अभी भी थिएटर ही है। हाँ। राजेश तेलंग जी के लिए थिएटर क्या अहमियत रखता है? नहीं मतलब वक्त आने पर वापस किया जा सकता है? देखिए, मैं थिएटर तो अभी भी करने का सोच रहा हूँ। काफ़ी दिन हो गए किए हुए, काफ़ी साल हो गए किए हुए, तो मैं अभी भी थिएटर का सोच रहा हूँ कि जल्दी से कोई काम किया जाए। लेकिन मैं इसको वैसे नहीं कहूँगा कि ये मेरी कोई पहली मोहब्बत और दूसरी मोहब्बत। मेरी पहली मोहब्बत अभिनय है, फिर वो कहीं भी हो। फिर कहीं पे भी हो। बहुत खूब, बहुत आप खूब। समझ रहे हैं? हाँ। मेरा पहला मोहब्बत अभिनय है। अब जहाँ पे मुझे मौका मिलेगा वहाँ करूँगा, ये वाला है। तो अभी बहुत से सालों इधर फिल्मों में मौका नहीं मिला, रंगमंच में मिलता रहा, वो करता रहा। वहाँ मौका मिल रहा है तो वहाँ कर रहा हूँ, मेरा यहाँ नहीं कर रहा। लेकिन एक वक्त आता है जब कुछ चीज़ें आपके नियंत्रण में होती हैं, तो आप अपने मन का भी कर सकते हैं कि अच्छा ये इतना ही करूँगा और ये इतना करूँगा। ये चयन करने की स्थिति में मैं अब तक पहुँचा नहीं था। करेक्ट। अब तक जो मुझे चयन कर ले रहा था वो किए जा रहा था। रंगमंच ने चयन किया था तो उनके साथ काम किया जा रहा था। पर्दे ने चयन किया तो उनके साथ काम किया जा रहा था। नसीरुद्दीन शाह साहब को लेकर के आपका एक पुराना बयान है जिसमें आप कहते हैं कि चूंकि नसीरुद्दीन शाह मेरे टीचर भी रहे हैं, उस सीन में उन्हें मारना था, गाली भी देनी थी, तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था। मैं चाहूँगा कि आप ये बताएं कि ये क्या था जिसमें आपको ये इस दुविधा से आप जूझे? मतलब उसके बाद मैंने नसीर सर के साथ और काम कर लिया। ये पहला काम, मतलब उससे पहले उनका स्टूडेंट ही रहा था। तो पहला काम किया था वो वही था। तो जिंदगी में पहला ही सीन उनके साथ करने को मिले और ऐसा मिले। ये एक फिल्म थी अमल, और रिची मेहता उसके डायरेक्टर थे। तो उसमें था कि उनको मैं, रेस्टोरेंट ओनर हूँ मैं, तो उनको धक्का देके गाली देके निकालता हूँ। और ऑब्वियसली मेरे को, एक तो इतने बड़े कलाकार हैं वो, और ऊपर से मेरे टीचर भी रहे हैं, तो मेरे को उनको धक्का कैसे दे दें? हाँ, धक्का कैसे दे दूँ, गाली भी कैसे दे दूँ। गाली देके, और गाली मतलब वो वाली जिसमें बीप साउंड आए। अच्छा। वो वाली गाली, ऐसे भी नहीं हो कि फिल्मी गाली नहीं। हाँ। तो वो था, तो मैं थोड़ा सा ठीक से नहीं कर पा रहा था। तो उन्होंने अलग से आके मुझे बोला कि यार भूल जा, मैं तुम्हारा टीचर हूँ। तो ये किस्सा था। और फिर आपने कर दिया वो सीन? हाँ, फिर बाद में सॉरी बोल दिया? सॉरी नहीं बोला मैंने। मेरे ख्याल से मतलब जिस तरह के वो टीचर हैं, उनको पहले मैं नहीं कर पा रहा था, उसके लिए सॉरी कहने की ज़रूरत थी। जो कर पाया उसके लिए नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब। और वो थोड़े से टफ टीचर हैं भी, जितना उनके बारे में सुना जाना मतलब है। ही इज वेरी पैशनेट अबाउट थिंग ना, एंड वेरी एग्जैक्टिंग ऑल्सो। गलत करेंगे तो नाराज भी होते हैं। हाँ बिल्कुल, उनको लगता है कि अगर ये गलत है तो वो करेंगे। एक बार क्लास में मेरा उनसे डिस्कशन भी हो गया था, क्योंकि मुझे जो लग रहा था उन्हें नहीं लग रहा था। तो बताना चाहेंगे क्या? वो कोई मतलब एक्सरसाइज के दौरान ऐसे होता है ना, हमारे आर्ट के फील्ड में ये होता है ना कि मुझे ये लगा। अब मुझे लगा का तो कोई जवाब ही नहीं है ना कि मुझे उस समय ये इम्पल्स आया या ये फील आया, है ना, तो मैंने ये एक्शन किया, है ना। जबकि वो टीचर के नाते वो ये कहना चाह रहे थे कि देखो, चाहे फील कोई भी आ जाए, लेकिन एक सिचुएशन की एप्रोप्रिएट एक्शन होता है ना, कुछ बिल्कुल आउट ऑफ सिचुएशन तो नहीं होगा। या आप मिसरीड कर रहे हो, मतलब सामने वाले जो परिस्थिति है उसको ठीक से देख ही नहीं रहे, आप सिर्फ अपने ही अंदर हो, तो आप रिएक्ट नहीं कर रहे, आप प्री प्लान्ड हो। तो ये दोनों ही एक्टिंग के खिलाफ चीज़ें हैं। तो वो था, लेकिन उस समय मेरी शायद इतनी समझ नहीं थी। उस समय मुझे लगा जो दिल से आया वो सही है, तो वो वक्त लगा समझने में। मुझे राजेश जी ये बताइए कि तमाम लोगों से ये बात सुनी है, और ये तो जर्नलिज्म में भी, खास तौर से टीवी जर्नलिज्म में होता है कि भाई उस समय बस निकल गया मुंह से, वो उस समय परिस्थिति ऐसी थी कि मैं ये बोल गया, शायद ये शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था, ये उस समय फ्लो में निकल गया। जी। जब आप अभिनय करते हैं तो कितनी बार आपके साथ ऐसा होता है कि स्क्रिप्ट में तो कुछ और लिखा है लेकिन फ्लो में कुछ और निकल गया, या उससे 4 हाथ आगे आप चले गए? वो अक्सर होता है।
वो अक्सर होता है कि जो आप लिखा हुआ है उससे थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, और कई बार एक्शन जो प्लान है उससे भी थोड़ा बहुत अलग हो जाता है, लेकिन वो सिचुएशन की अप्रोप्रिएट है, सिचुएशन में कुछ ऐड कर रहा है तब तो ठीक है, अदरवाइज आपको दोबारा करना ही पड़ेगा। तो वो डायरेक्टर पे छोड़ देते हैं आप कि ये सही हुआ कि नहीं हुआ। मुझे आप ये अगर बताइए, उनको स्वीकार है तो अच्छी बात है, नहीं है तो दोबारा कर देंगे, नहीं है तो मतलब लगा तो कर दिया वाली बात है। लेकिन एक कुछ वक्त के अब आपका जब अनुभव हो जाता है चीज़ों को लेके, तो ज़्यादातर आपको वो थोड़ा ठीक सा ही लगता है जो चल जाता है, इतना आउट ऑफ प्लेस नहीं होता वो अनुभव से थोड़ा सा आ जाता है। तो पहले जो 10 गलतियां होती थी अब 2 होती हैं, तो इतना सा मैं गलती की बात नहीं कर रहा, मेरा गलती ये नहीं कहना है मतलब कि वो कि आप जो इम्प्रोवाइज कर रहे हैं वो गलत दिशा में चला जाए। अच्छा, आप कितना इम्प्रोवाइज करते हैं? इम्प्रोवाइज अक्सर करता हूँ, लाइंस में तो बहुत करता हूँ, लाइंस में तो बहुत करता हूँ। उसका मैं जान के, मैं ज़्यादातर डायरेक्टर्स से रिक्वेस्ट भी कर लेता हूँ कि थोड़ी बहुत लाइन ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि मैं उसे अपने शब्दों में कहना, ताकि वो कन्वर्सेशनल लगे, ताकि वो लगे कि प्री प्लान्ड नहीं है, ताकि वो लगे कि डायलॉगिश ना लगे, ताकि वो लगे कि वो मेरी, कई बार राइटर के अपना रिदम होता है लिखने का और आपके कैरेक्टर का एक अलग रिदम बन जाता है, तो वो है उसमें बस ध्यान यही रखना चाहिए कि मैं अपनी कमजोरी की वजह से तो ये नहीं कर रहा, मैं इसमें कुछ एड ऑन करने के लिए कर रहा हूँ। करेक्ट। अगर मैं एड ऑन करने के लिए कर रहा हूँ तो अच्छी बात है, मैं अपनी कमजोरी की वजह से कर रहा हूँ तो प्रॉब्लमेटिक। एक चीज़ मैं बहुत टाइम से पूछना चाह रहा था आपसे, जब आप अभी ये पूरा जिक्र कर रहे हैं, देखिए होता क्या है कि थिएटर में तो ये नहीं है, क्योंकि वो तो सिंगल टेक बिजनेस है, आप तो स्टेज पर हैं, ऑडियंस सामने बैठी है, तो जो भी है वो बस हो गया, लाइव है। और जैसे टीवी मीडिया में क्या होता है कि अगर आप कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपसे कुछ फंबल हो गया या गलत हो गया, यार एक बार ये दोबारा रीटेक कर लेते हैं। नहीं, लेकिन आपके भी लाइव होते हैं, लाइव भी होते हैं, तो लाइव में क्या होगा, यू कैन अपोलोजाइज एंड माफ कीजिएगा मैं ये बोलना चाहता था, आप इस तरीके से कवर अप करते हैं। हाँ, लेकिन हमारे थिएटर में ये नहीं कर सकते, माफ कीजिएगा गलत हो गया तो हो गया, माफ कीजिएगा नहीं, उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा किसी तरह से, एक्शन से। जो हमने जाने भी दो यारों में बखूबी देखा है कि मतलब पूरी थिएटर का ही। खैर, मेरा ये कहना है कि कभी कभार एज एन एक्टर आपको ये महसूस हुआ है, यार ये कितना रीटेक करूं मैं, मेरे हिसाब से मेरा पहला टेक सबसे बढ़िया था, ये ज़बरदस्ती मुझसे कराए चले जा रहे हैं, और अब आपको ये लग रहा है कि अब मैं अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा हूँ? ऐसा होता है कई बार, ऐसा कई बार होता है कि आप, ऐसा तो नहीं लगता मुझे कि रीटेक कितना करूं, क्योंकि मेरे ये जॉब है, मैं प्रोफेशनल एक्टर हूं, जितने डायरेक्टर को रीटेक्स चाहिए उतने दूंगा। और मेरी ये मेरी वो भी है, मतलब मैं अगर वर्थ माई सॉल्ट हूं तो मुझे हर टेक में बेहतर होना पड़ेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपकी गलती की वजह से नहीं हो रहा, किसी और की वजह से, या तो किसी और की गलती की वजह से हो रहा है, या कुछ टेक्निकल गलती की वजह से हो रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि आप थोड़ा सा या तो मैकेनिकल होने लगते हैं, यही पूछ रहा था। या कई बार क्या होता है, सबसे खतरनाक चीज़ क्या होती है कि मैकेनिकल होने से ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है जब आपको लगता है कि मेरा थर्ड टेक अच्छा था, अब आप क्या है कि 4th, 5th, 6th, 7th तक आते आते फ्रेश नहीं कर रहे, आप थर्ड टेक को रिप्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो रिप्रोड्यूस करना, वो जीरोक्स कॉपी हो जाती है, जीरोक्स कॉपी एक्टिंग हो जाती है, अपनी जीरोक्स कॉपी हो जाती है। ये आपने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बताई, और यही चीज़ मेरा सवाल था कि फिर उसके बाद सपोज आपका कसूर नहीं है, लाइट बल्ब फ्यूज हो गया या किसी और एक्टर ने कुछ नहीं किया, फोकस नहीं मिला, तो ऐसे में आप अपने आप को, यू ओनली हैव योर प्रोफेशनलिज्म टू डिस्प्ले। वो तो रखना ही पड़ेगा, वो तो रखना ही पड़ेगा, फिर चाहे जितने भी टेक हों। चाहे जितने भी। आपके मैक्सिमम कितने टेक हुए हैं, कुछ अंदाजा है? से याद नहीं, लेकिन 25-26 तो हुए होंगे। अरे बाप रे। और एक सीन कितने मिनट का होता है? वो डिपेंड, एक पूरा तो सीक्वेंस, अलग सीन, वो तो हर कहानी पे और सीन पे डिपेंड। सबसे लंबा आपका एक सिंगल टेक सबसे लंबे कितने मिनट का होता है? सिंगल टेक मेरा बहुत लंबा है। एक सीरीज है नेटफ्लिक्स पे जिसका नाम है ट्रायल बाय फायर, जो अपना जो वो कौन सा पिक्चर हॉल था जिसमें आग लगी थी, उपहार सिनेमा वाले, उस घटना पे वो। तो मैंने उसमें वो चरित्र किया था जो वहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो
जो इंजीनियर था ना, जिसको दोषारोपण कर दिया था Correct. बेचारे गरीब व्यक्ति को कि ये सही से करके नहीं गया था, वो वाला किया था। तो वो पूरा 45 मिनट का जो एपिसोड है, वो कोई मुश्किल से हमने, वो है तो सिंगल टेक पूरा एपिसोड, लेकिन वो बीच में स्टिच किया है कि आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन उसके कई टेक्स हैं जो 18 मिनट का एक टेक है सिंगल टेक, या 15 मिनट का है, या 12 मिनट का और है, इसमें डायलॉग्स हैं, सब है। 18 मिनट का डायलॉग आप कैसे, आपको तो वो याद रहता है? वो नाटक याद रह जाता है, 2 घंटे का तो सीन तो 18 मिनट का ये भी है ना, ये भी है। तो उसका क्या है कि, और उसमें और मुश्किल था, मुश्किल ये कि उसमें एक ऐसा टेक था जिसमें टाइम लैप्स भी था कि मैं यंग से एजेड होना है। एक ऐसा था जिसमें डे चेंज हो रहा है तो कपड़े चेंज हो रहे हैं। तो आप ऐसे करके एक कमरे से ऐसे गए और इधर से पहुंचे और इधर माँ बेटी की बात चल रही है, इतनी देर में आपको कपड़े चेंज करना है, इतनी देर में फिर आपके पास आया कैमरा, तो आप चलते सेट पे कपड़े भी चेंज कर रहे हो। ओहो, ऐसे करके था ये तो वो अलग टाइप बड़ा का। टफ है। और कई बार क्या होता है ना, वो देखने में ऐसा लगता है, लेकिन आपको शॉट ले रहे हैं तो दीवार भी हटानी है उसी वक्त, और इस तरह से तो काफ़ी टेक्निकल था उसकी रिहर्सल से। वो तो सबसे लंबा तो वो दिया है शायद। ये बाकी टेलीग्राम में भी हमारे बहुत लंबे लंबे थे, 8-8 मिनट के तो कई थे, 7 मिनट 6 मिनट 8 मिनट के तो कई थे। ये ड्यूरेशन ऑफ द टेक हो गया। अब आपने बोला कि कई बार आपको 25-25 बार रीटेक भी देने पड़े हैं। हाँ, कई बार हो जाता है। एंड इज दिस नॉर्मल? नहीं, इट्स नॉट नॉर्मल। नॉर्मली जनरली 4-5 टेक में हो जाता है, अगर एवरेज निकालें तो। हाँ, 3-4-5 3-4-5। और ऑन एन एवरेज एक टेक की ड्यूरेशन कितनी होती है? जैसे आपने लंबे तो बता दिए। दैट डिपेंड्स। कोई बहुत छोटा सा भी हो सकता है, कोई लंबा भी हो सकता है, बट एवरेज निकालें तो 1-2 मिनट 1 मिनट। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, 25 रीटेक में अपने आप को इतना संयम बना के रखना कि मैं 25वें रीटेक में भी उतना ही फ्रेश रहूं जितना मैं पहले में था। हाँ, नहीं, लेकिन इसको और प्लस इंस्ट्रक्शंस भी मानो। नजरिए से देखेंगे तो ठीक नहीं होगा। अच्छा, वो ऐसे है कि 25 टेक में मैं संयम बना के रखूं, ये नहीं है। इसका नजरिया ये है कि जनता सिर्फ ओके टेक देखने वाली है, तो बाकी टेक मायने ही नहीं रखते। करेक्ट। तो चाहे वो 25वां है, मेरे लिए ये है कि ये जनता टेक देखेगी, तो यही है। तो हर टेक मेरे लिए जनता देखेगी, और वो छप जाएगा हमेशा के लिए कि मेरा बेटा अपने पोते को दिखा रहा होगा कि मेरा बाप ऐसे करता था, ये देख ले। तो उस समय टेक करते हुए मैंने आलस किया, तो मेरा बेटा मेरे पोते को क्या दिखाएगा? आप समझ रहे हैं? तो ये तो प्रेशर ले रहे हैं ना आप। प्रेशर नहीं ले रहा, ये ले रहा हूं कि उसका महत्व है, उसको उससे फ्रस्ट्रेटेड होने की जरूरत नहीं है। इट्स इम्पोर्टेंट। सुन के ही बड़ा, मतलब ये आसान काम तो नहीं है, लेकिन नहीं, फिर क्योंकि क्या है हमारा देखिए, ये शायद मेरे को ये पत्रकारिता और हमारा अभिनय का फर्क लगता है। हाँ, मैं अब जो उदाहरण दूंगा उसको आप अदरवाइज मत लीजिए। अरे कतई नहीं। जैसे क्या होता है ना कि अखबार होता है ना, वो दूसरे दिन रद्दी हो जाता है, तो आप, और समसामयिक होता है ना वो, कि आज बहुत महत्वपूर्ण है, हो सकता है कि कभी वो इतिहास का हिस्सा बनेगा, लेकिन हम लोग वो नहीं लिख रहे होते। हम सोचते हैं उपन्यास लिख रहे हैं जो आपके लोग सजा के रखेंगे सदियों तक आने वाले। करेक्ट। तो उपन्यास लिखते वक्त आप एक एक शब्द को, एक एक लाइन को आप ज़्यादा ध्यान से लिखते हैं, बजाय इसके कि मैं वो कोई चीज़ लिख रहा हूँ जो कल उसमें कोई चाट पकौड़ी खाएगा। ये वाला उदाहरण मैं आपको बुराई नहीं बिल्कुल बुराई नहीं, लेकिन मैं ये ऐसा सीरियल में होता है। ऐसा सीरियल में होता है। सही होता है। सीरियल वही है कि जो कल चाट पकौड़ी खाया जाएगा। क्योंकि मैंने एक सीरियल किया है, और वो इंडिया का पहला डेली सोप था, शांति। करेक्ट। और जब मैं वो कर रहा था तो लोग रास्ते में मुझे पहचानते थे, सब कुछ था, और जैसे ही वो खत्म हुआ कोई भी नहीं पहचानता था, और मैं फिर एकदम गुमनाम जिंदगी जी मैंने कई सालों उसके बाद, क्योंकि वो अखबार की तरह था। लेकिन उसके बाद जो मैंने फिल्में की, OTT का काम किया, वो उपन्यास की तरह है कि लोग बार बार देखते हैं। अगर आपने सिलेक्शन डे आज से 8 साल पहले आया था, 7 साल पहले आया था,
वो अगर आपने नहीं देखा है तो आज भी आप देख सकते हैं, लेकिन शांति नहीं देख सकते आप। जिसमें आपका किरदार था मोहन कुमार। जी जी राजेश जी, आपने बताया कि शांति सीरियल में आप थे, उसके बाद एक लल आया जीवन में, और उसके बाद फिर फिल्म्स में आपने काम किया। वो एक तरीके का आपका रिससिटेशन ऑफ यू एज एन एक्टर, और सही मायने में जिसे कहते हैं आजकल का जो एक नया मीडियम है ऑफ प्रेजेंटिंग योर सिनेमैटिक ब्रिलियंस, वो है OTT। जी। और OTT के तो आप साक्षात सितारे हैं। तो ये जो OTT की यात्रा है, ये आपकी कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, और इसमें सबसे मेमोरेबल रोल आपके हिसाब से आपका क्या रहा है? OTT की यात्रा मेरी, मतलब लकीली, भाग्यवश बिल्कुल OTT शुरू हुआ तभी हो गई थी। बिल्कुल उसके शुरुआती काम नेटफ्लिक्स का, चाहे वो बिल्कुल पहले दूसरा ही काम था मेरे ख्याल से, सीक्रेट गेम्स के बाद सिलेक्शन डे, और इधर एक दो काम ही आए थे, मिर्ज़ापुर करेक्ट हो गया। एक्चुअली सिलेक्शन डे और मिर्ज़ापुर दोनों 2018-19 की बात है। हाँ। फिर दिल्ली क्राइम हो गया, दिल्ली क्राइम भी 19 का है। बंदिश बैंडिट हो गया। तो इस तरह से लकीली, मतलब मैंने अब तक करीब OTT करीब 15 सीरीज़ की होंगी अलग अलग, लेकिन उसमें काफ़ी सीरीज़ हैं जिनके 2-2, 3-3 सीजन्स किए, और कुछ सीरीज़ मकबूल भी हो गई, तो पहुंचने का लोगों तक ज़्यादा मौका मिला। तो OTT ने डेफिनेटली मुझे बहुत हेल्प किया एज एन एक्टर पहुंचने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए अपने आप को। आपका 2 रोल्स तो ख़ास तौर से, और अगर उसमें भी अगर मैं एक रोल बताऊं जो मुझे ऐसे लगता था कि यू आर लिटरली ड्राइंग इट फ्रॉम योर पर्सनल एक्सपीरियंस, वो था बंदिश बैंडिट्स। जी। एक तो आपके परिवार का जो माहौल संगीत का, बंदिश बैंडिट्स है ही पूरा संगीत पर। जी। उसमें आपका किरदार, हालांकि आपकी रियल लाइफ में ऐसा नहीं हुआ, जैसे कि आपने बताया घर में आपको उस तरीके का सपोर्ट था जो आप करना चाहते थे उसका। उसमें एक ऐसा कैरेक्टर, एक बाप का जो अपने पिता की नज़रों में भी लायक दिखना चाहता है, और अपने बेटे के नज़रों में भी कुछ दिखना चाहता है, उसकी लाचारी, मजबूरी, और उसके बाद जो अगला सीज़न था उसमें द सडन एक्सप्लोजन ऑफ दैट कैरेक्टर, जो सखी मोरी गाना आपने गाया। एक तो आपके वॉइस का जो टेक्सचर है, और वो गाना जिसने गाया है उनके वॉइस का टेक्सचर इतना सिमिलर है कि वो देख करके ऐसे लगता है ऐसे आप ही ने गाया है। ये दिग्विजय नाम है उनका जिन्होंने गाया है, और बहुत ही अच्छा गाते हैं, और मैंने सुना तो मुझे लगा अच्छी बात है। वॉइस अगर मैच करे तो एक खुद के लिए भी बिलीवेबल हो जाता है ना करते हुए थोड़ा। अगर कोई बहुत ही कुमार शानू की आवाज़ होती तो मैं खुद भी फेक महसूस करता तो वैसा नहीं था। तो ये एक अच्छा रहा। लेकिन हाँ, आपने सही कहा, एक तो ये जो सीरीज़ थी जो मेरे परिवार से काफ़ी जुड़ी हुई है एक तरह से, और उसमें मेरा जो चरित्र है वो मैं अपने आप से कम आइडेंटिफाई करता हूँ, मेरे पिताजी से ज़्यादा आइडेंटिफाई करता हूँ। वो एक तरह से मैं अपने पिताजी का किरदार निभा रहा था, जिनको जिम्मेवारियों के तहत संगीत छोड़ना पड़ा, या परस्यू नहीं कर पाए, या सीख नहीं पाए ठीक से, तो काम करने लगे, प्रिंटिंग प्रेस चलाने लगे। तो वो था, और ये भी पारिवारिक जिम्मेदारियों और फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से अपने संगीत को नहीं कर पाता, और ये बहुत ही, ये सबसे बड़ा दर्द था उस चरित्र का जो आपने बयान किया, कि ना उसको बाप ने स्वीकार किया ठीक से, ना उसको बेटे ने स्वीकार किया ठीक से, और वो सबको प्रूव करता रह गया। और जो उसकी पत्नी है वो भी बहुत टैलेंटेड है, और वो भी उसको एक वक्त में पता चलता है कि वो भी उससे प्यार नहीं करती, वो अपने अब मेरे सौतेले भाई से करती है। तो उसका दर्द बहुत था उस चरित्र में। करेक्ट। और वो बहुत पावरफुल कैरेक्टर था जी। और इन द बिल्डअप टू सखी मोरी वो इतने लंबे समय तक वो दर्द छलका, और उसके बाद जब वो गाना आया तो ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल एकदम स्पिरिटेड आउटबर्स्ट जी, स्टेज पर। कैथार्टिक मोमेंट था उस कैरेक्टर के लिए। और वो चूंकि वो उसमें कहानी में बहुत अच्छे तरीके से पिरोया गया था
कि वो एक ऐसी परफॉर्मेंस करनी है जो रॉक है ना, रॉक में बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा भरा हुआ जो है उसको निकालना है, जो कुछ दबा हुआ है, कुछ एक्सप्लोजन चाहिए। तो उसके लिए बहुत ही उपयुक्त चरित्र था ये कि उससे गवाया जाए ये गाना। एग्जैक्टली और आवाज़ का टेक्सचर का सिलेक्शन कि बेटा नहीं बाप गाएगा, बाप मंच पे जाएगा। और एक और चीज़ जो रोचक, मंच पे जाने से पहले अपने से बहुत वर्ष छोटे एक रॉक आर्टिस्ट के पैर छूना जी और उसके बाद स्टेज पर जाना, ये सारी चीज़ें बहुत ही बखूबी एक गुरु और शिष्य की परंपरा। ये जो सीरीज़ थी, मुझे ऐसे लगता है राजेश जी, इसने संगीत के लिए और शास्त्रीय संगीत को जनता से जोड़ने में एक बहुत अहम भूमिका निभाई। बिल्कुल, और यूथ में ख़ास तौर पे जो हमारा यूथ है आज का, वो मतलब उनकी आज की यूथ की अच्छाई ये है कि वो हमारे इतिहास की और हमारे हर चीज़ों को वो स्वीकार करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उनके अंदर वो हो कि पहले जैसा, आज से कुछ सालों पुराना जो यूथ था वो अपने इतिहास को दरकिनार करके सिर्फ वेस्टर्न हो जाना चाहता था। अभी का हमारा यूथ है वो हर चीज़ को, अपने आप को भी गर्व से देखता है और उसको भी स्वीकार करता है। तो इस सीरीज़ के ज़रिए मुझे लगता है कि ऐसा हुआ। और अगर ये सच्चाई है जो कि मुझे लगता है, तो बहुत ही अच्छी बात है कि एक क्लासिकल फॉर्म, हमारे शास्त्रीय संगीत के लिए एक एप्रिसिएशन लोगों में बढ़ा कि कितनी महान कला है ये, और सबसे बड़ी कला है संगीत, काव्य और पेंटिंग। ये तीन हाई आर्ट जो आप कह रहे थे, करेक्ट, असल में हाई आर्ट ये तीन कलाएं हैं, है ना, पेंटिंग, पोइट्री और म्यूजिक। अभिनय थोड़ी सी, मैं अभिनेता हूँ फिर भी कहूँगा कि अभिनय थोड़ी उतनी हाई आर्ट नहीं है जितनी ये तीनों कला है। और उसको इस तरीके से प्रेजेंट करना, 2020 में मेरे ख्याल से फर्स्ट सीज़न आया था और सेकंड सीज़न तो अभी हाल फिलहाल ही आया है जी। और बहुत कम ऐसा होता है कि सेकंड सीज़न फर्स्ट सीज़न से बेहतर हो जाए जी। अच्छा, ये मेरा मानना है, हो सकता है आपका मानना कुछ और हो। नहीं, मैं तो कुछ मान ही नहीं सकता क्योंकि मेरे लिए तो दोनों ही अच्छे हैं। लेकिन हाँ, मतलब इस तरह के रिएक्शंस हमें काफ़ी मिले हैं, जो लोगों को हमेशा डर रहता है ना फर्स्ट सीज़न के बाद सेकंड सीज़न कैसा होगा, वो एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन मैं अपने 2 सीरीज़ के लिए ये बहुत ही इनफैक्ट 3 सीरीज़ के लिए कह सकता हूँ, दिल्ली क्राइम हुआ और बंदिश बैंडिट हुआ और मिर्ज़ापुर हुआ, इसके मेकर्स और डायरेक्टर्स सब ने एक ईमानदारी रखी कि जो प्लेइंग टू द गैलरी नहीं किया, लोग जो एक्सपेक्ट करते थे वो उसके दबाव में नहीं आए, और जो चरित्र सच में सच्चे रूप में क्या कहानी आगे जाएगी सिर्फ उसको पेश किया। मिर्ज़ापुर पर अभी आएंगे, मैं एक बार बंदिश बैंडिट्स पर थोड़ा सा और दबाव इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि उसके कई पहलू हैं जो दिल को छुए जी। एक तो कुछ ऐसे गाने हैं जो फिर बाद में इस सीरीज़ देख लेने के बाद ऐसे गुनगुनाने का मन करता है। हाँ। जैसे गरज गरज या सखी मोरे, ये खास तौर से 2 ऐसे गाने हैं कि आप एक बार वो सीरीज़ देख लें तो पता चला नहाते हुए आप आपस में गुनगुना रहे हैं अपने आप से, या आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपने थोड़ा सा गुनगुना लिया। ये मेरा अनुभव था, आपका क्या रहा? नहीं, उसमें बहुत सारे गाने हैं। अब हम तो इतनी बार वो शूटिंग में भी देखते रहे, अभ्यास भी करते रहे, तो हमारे लिए उन गानों का मतलब थोड़ा सा अलग है। लेकिन हाँ, ऐसे हैं जो बहुत सारे गाने हैं जो बड़े गुनगुनाने योग्य हैं और जो ज़बान पे चढ़ते हैं। जैसे कि मेरे को ज़्यादा वो लगता है जो पहले सीज़न का जो गाना था, जो अतुल गाते हैं, एरी सखी में अंग अंग विरह जो गीत है, करेक्ट वो है। हाँ। तो हालांकि मेरा यही कहना था, जो हमारे डायरेक्टर हैं आनंद तिवारी, उनसे मैंने कहा भी था कि उस विरह ऐसा है ना जो मेरी पत्नी को देख के वो गा रहा है, तो मेरा सेकंड सीजन में कोई गाना होना चाहिए उस एरी सखी का जवाब सखी मोरी सखी में। हाँ। अच्छा, ये है स्टोरी? नहीं, स्टोरी नहीं है। हाँ। ये मेरा पर्सनल वेंडेटा है। हाँ। एक्टर का। हाँ। एक्टर के अंदर की खुशी है। हाँ, लेकिन था ना, ये नहीं, मतलब ये नहीं है वो कहानी, वो गाना उस वजह से नहीं है। हाँ, गाना अपनी परिस्थितियों की वजह से है, लेकिन वो ऐसे ही ठीक था। मुझे तो मेरा जो फेवरेट गाने हैं तो सेकंड सीजन में वो
जो मैंने गाया ऑब्वियसली गाने तो सारे ही अच्छे हैं। करेक्ट। और पहले का वो है जो अतुल कुलकर्णी हाँ पे फिल्माया गया था। आप गुनगुना सकते हैं सखी मोरी? अरे नहीं भैया बहुत कठिन गाना है बेसुरा, वो तो भाई क्योंकि आवाज़ तो बहुत मिलती है। सही मैं अगर कोई नहीं जानता तो आपकी ये आवाज़ सुन करके एक मन में ये चीज़ ज़रूर आएगी कि इन्होंने ही गाया है, क्योंकि टेक्सचर वैसा ही है। नहीं, मैं वो जो भ्रम, वो छलावा तोड़ना नहीं चाहता उसको जीवित रहने दीजिए। क्या इसका अगला सीजन आएगा? देखिए, ये अभी कहना मुश्किल है। ये कई चीज़ें ऑफिशियल होती हैं, आना चाहिए, कई चीज़ें आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए। और मुझे लगता है कि जनता चाहती है कि आए। जितने लोग मिलते हैं मुझे, वो पूछते हैं अक्सर, और न सिर्फ मुझसे, बाकी कलाकारों से भी, बाकी टीम के लोगों से भी, या सोशल मीडिया पे जो कमेंट करते हैं। करेक्ट। तो काफ़ी लोग चाहते हैं कि आए। तो अब ये बस अमेज़ॉन वाले भी चाह लें। आइए अब बात करते हैं मिर्ज़ापुर की। एकदम स्टार सीरीज बनी वो, उसके 3 सीजन आ चुके हैं मिर्ज़ापुर के 3 सीजन आ चुके हैं। आगे भी संभवतः आएगा। हाँ, अब मिर्ज़ापुर में आपका जो कैरेक्टर है वो फिर एक पिता का है। इस बार ये बाप लाचार भी है, लेकिन लाचार भी है, मजबूर भी है, लेकिन मजबूत भी है जी। मजबूर और मजबूत, ये बड़ा अच्छा आपने तरीका। हाँ, और उसका जो एक सीन है जो राजेश जी अब मीम जगत में छाया हुआ है, हाँ। वो है जब एक आदमी आ करके आपको हुल दे रहा है और आप फिर निकाल के बंदूक रख देते हैं सामने। वो चाकू रखता है, आप बंदूक रखते हैं, उसके बाद धपाधप सुताई शुरू होती है। आपने ये जब हो रहा था ये, तो कभी सोचा था कि ये मीम बन जाएगा? नहीं, मीम तो नहीं सोचा था। तब तक तो मीम इतने आए भी नहीं थे। हाँ। उसके बाद ही धीरे धीरे मीम कल्चर शुरू हुआ है। तो ये तो नहीं सोचा था। हालांकि मुझे ये ज़रूर लगा था कि ये सीन बहुत प्यारा है, लोगों को पसंद आना चाहिए। हाँ। कि उसमें एक इंटरेस्टिंग, एक उस सीन में स्वैग था, एक मज़ेदार था। नहीं, एंड अदरवाइज डोसाई कैरेक्टर एकदम से। हाँ, वही तो एक मज़ेदार चीज़ है ना, कि जिसको आमतौर पे कैरेक्टर आर्टिस्ट बोल देते हैं ना, सपोर्टिंग रोल बोल देते हैं, उसमें हीरोइज्म था। और ये ओटीटी की खासियत है कि आप, क्योंकि उसका फॉर्मेट ऐसा है लंबा, कि आप हर चरित्र को एक हीरो की तरह ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि आम जीवन में हर व्यक्ति अपने जीवन का हीरो होता है। अरे वाह, अरे वाह, प्रोफाउंड वर्ड्स। डेफिनेटली। आप किसी की भी जिंदगी उठा लीजिए, उस पर एक फिल्म बन सकती है। और वो हीरो है अपने जीवन का, जिसमें खामियां भी हैं, खूबियां भी हैं। तो वो हीरो है। लेकिन होता क्या है कि हम जब फिल्म बना रहे होते हैं, तो हम चूंकि एक ही चरित्र को हीरो बना रहे होते हैं और उसकी कहानी पे केंद्रित होते हैं, तो उसी के सुख दुख के अराउंड घूमती है कहानी। और बाकी लोगों के सुख दुख मायने इतने ज़्यादा रखते नहीं, वो खाली सहायक होते हैं उसकी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन ओटीटी में ये एक फ़ायदा होता है कि सब प्लॉट्स पे जाया जा सकता है। करेक्ट। जैसे कि महाभारत में चाहे हीरो 5 पांडव हों या कोई भी हो, लेकिन बाकी हर चरित्र पे एक उपन्यास से अधिक लिखा गया है। तो वो हर चरित्र अपना हीरो है, जिसकी बैक स्टोरी है। करेक्ट। ये वाला जो होता है ना फॉर्मेट, आपको उसमें मिलता है, वो ये अलाउ करता है, अनलाइक मूवीज, बिकॉज मूवीज में 2 घंटे, 1.5 घंटे, 2.5 घंटे के भीतर किसको हीरो बना लोगे? 90 मिनट से 120 मिनट के बीच में आपको एक ही व्यक्ति के बारे में कहानी कहनी पड़ेगी। एक ही व्यक्ति के जीवन, उसकी बाधाएं और उनको कैसे दूर करता है वो, उस पर बातचीत हो सकती है। लेकिन इसमें हर व्यक्ति पे बातचीत हो सकती है, तो हर चरित्र हो जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा, जब लोग कहते हैं कि आप फादर का रोल कर रहे थे, या लोग कहते हैं कि इंस्पेक्टर का रोल कर रहे थे, या कहते हैं कि आप लॉयर का रोल कर रहे थे, तो मैं उसको ये कहता हूँ कि ऐसे में देखता नहीं चरित्रों को। फादर एक रिश्ता है जो प्रोटैगनिस्ट के साथ रिश्ता है। इसका मतलब वो चरित्र वो है, ये नहीं है। एक इंस्पेक्टर, पुलिस का ऑफिसर होना या आर्मी का ऑफिसर होना एक पोस्ट है, एक उसका जॉब है, बट वो चरित्र नहीं है। 1000 तरह के पुलिस वाले होते हैं, 1000 तरह के बाप होते हैं। तो मैंने रमाकांत पंडित को या मोहन कुमार को या राजेंद्र राठौड़ को
किसी को भी मैंने ऐसे नहीं लिया कि वो हीरो का बाप है, मैंने उसको लिया ये वो व्यक्ति है जिसका जीवन ये है। और आप जो कहानी का हिस्सा देख रहे हैं उसमें इसका बेटा की ज़्यादा सुख दुख पे बात हो रही है। अगर इस पे होगी तो ये भी वो हीरो है। तो हर चरित्र जो करता हूँ वो मैं मानता हूँ कि अपने जीवन का हीरो है। हाँ। और उसको उसी तरह से करता हूँ। क्योंकि आप देखिए बंदिश बैंडिट्स में एक पावरफुल इम्पोजिंग फादर आपके कैरेक्टर के, और उनका बेटा जो अब धीरे धीरे करके ट्रेन हो रहा है, यश प्राप्त कर रहा है, और एक बाप जो तमाम मजबूरियों की वजह से वो एक परिवार के सिस्टम में अपने आप को एक सहायक की तरह ही देखता है। यही वो है। यहाँ पर भी वो बाप एक सहायक की तरह ही है अपने घर को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन उसका एक चरित्र बाहर निकल करके आता है। वो दो ऐसे लड़कों का बाप है जो अब गुंडे बन गए हैं, जो अब क्राइम के रास्ते पर चले गए हैं। तो एक तरफ कानून को अपहोल्ड भी करना है और दूसरी तरफ फिर उनको प्रोटेक्ट भी करना है। जो एक सीन था उसमें जिसमें दिखाई देता है कि आप बंदूक लेकर के चले गए बचाने के लिए गुड्डू पंडित को, या गुड्डू पंडित। हाँ, और उसमें मारना भी पड़ा मुझे। करेक्ट। पुलिस ऑफिसर को मेरे ख्याल सीजन 2 में करेक्ट। अब ये जो नुआंस था जो हमने इस कैरेक्टर में देखने को, ये कितना स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था और कितना आपने स्क्रिप्ट को अपने अंदर इंटरनलाइज किया? नहीं, स्क्रिप्ट में तो लिखा हुआ था ये तो। जो आप कह रहे हैं वो स्क्रिप्ट का हिस्सा ही था। अच्छा। लेकिन ऑब्वियसली मैं एक चरित्र एक्टर के तौर पे तो मुझे करना ही पड़ेगा ना कि उसको किस तरह से मैं अपना बनाऊं, उसके विचारों को अपना बनाऊं। तो उसका मेंटल फैब्रिक पकड़ना सबसे पहले ज़रूरत है किसी भी चरित्र का, कि उसका सोच क्या चलती है, उसका क्या लॉजिक्स हैं उसके जीवन में। उसकी भावनाओं से पहले मैं उसके लॉजिक्स पकड़ने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि भावनाएं लॉजिक्स का बाई प्रोडक्ट होती हैं। आप किस तरह से दुनिया को देखते हैं वैसी भावनाएं आपके अंदर आती हैं। बहुत खूब, है ना। कई दफ़ा आप जल्दी में होते हैं तो चौराहे पे खड़ा हुआ जो आपसे भीख मांग रहा है उसके लिए दया का भाव नहीं आता, उसके लिए चिढ़ आती है। आपके पास भरपूर वक्त होता है तो उसके लिए दया का भाव आता है। तो अब भावना तो लॉजिक पे कंट्रोल हो गई। सही बात है ना। तो पहले करेक्टर का लॉजिक समझना पड़ेगा, करेक्टर का क्या सिचुएशन है क्या नहीं है। वो इस केस में तो हर एक केस में है। मेरे को यहाँ से याद आया ये बात की ये मेरा एक्टिंग का अप्रोच है। राजेश जी, अब देखिए, चाहे दहन हो, क्रैकडाउन, बंदिश बैंडिट, सिलेक्शन डे, मिर्ज़ापुर, डेली क्राइम और ऐसे तमाम और भी वेब सीरीज़ हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अब तक OTT में, नॉट फिल्म, नॉट थिएटर, OTT में ऐसा क्या रोल है जो अब राजेश तेलंग अपने लिए एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं? मैं देखिए, जैसे कई एक्टर्स, मैं कहीं पे भी, मैं जैसे कहा कि मेरे को एक्टिंग पसंद है, कहीं पे भी मिले, और कोशिश ये रहेगी कि जैसे मैं रंगमंच कर रहा हूँ तो मैं ऐसे रंगमंच ऐसी जगह करना चाहूँगा जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। नहीं, ये मेरा सवाल नहीं था। मेरा सवाल ये था कि किरदार, हाँ, किरदार पे आ रहा हूँ। वो किरदार आपको कौन सा ऐसा है जो आपके, क्योंकि OTT जोड़ा ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं किरदार कहीं पे भी करना चाहूँगा, इसका ये है। और तो वो ये है, वो मैं किरदार करना चाहूँगा, मैं कॉमेडी को थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहूँगा। अच्छा। हाँ। क्योंकि अब तक आपका जितना भी काम है वो बहुत गंभीर है। हाँ। और मैं रंगमंच में बहुत कॉमेडी करता रहा हूँ। हाँ। और जैसा कि आप जानते हैं मैं परिवार से उनका सुधीर जी का ही छोटा भाई हूँ। तो मेरे अंदर है सेंस ऑफ ह्यूमर। हाँ। और वो वाली बातें। हाँ। जो मैं रंगमंच पे करता रहा हूँ। तो एक तो मैं कॉमेडी को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। हाँ। मेरी एक सीरीज मैंने की थी जो पूरी कॉमेडी है, वो किसी वजह से अटकी हुई है, ईश्वर करे कि वो जल्दी से आए। तो उसमें कॉमेडी है। एक कभी और की है जो उसी जॉनर में है, बकैती उस सीरीज़ का नाम है। तो ये 2 सीरीज़ हैं, वो आई तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। अरे वाह। और इसके अलावा थोड़ा सा मैं मतलब जो मेरा पोइट है ना मेरे अंदर का, तो वो जो पोइटिक रोमांटिसिज्म है ना, उसको भी एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। अब उस एक्सप्लोर करने का मतलब ये ना लिया जाए कि मैं पेड़ों के आसपास नाचना चाहता हूँ। ये कतई नहीं है इसका मतलब। लेकिन एक एज अप्रोप्रिएट जो एक ये एस्पेक्ट भी होता है हर चरित्र का, उसको भी एक्सप्लोर करना चाहता
तो मेरे पोइट को और मेरे कॉमिक हाँ उसके अंदर का जो बहुत इंटरेस्टिंग। भगवान करे जल्दी से ये दोनों रोल देखने को मिले, क्योंकि ये दोनों ही आपके चरित्र के हिस्सा हैं। जी जी, चरित्र नॉट एज इन किरदार, हाँ मेरे जो आपका व्यक्तित्व कैरेक्टर, जैसा है। आपका, हाँ, आपके व्यक्तित्व का हिस्सा है। क्योंकि आपने पोइट्री की बात की, तो मेरा सेकंड लास्ट प्रश्न यही होगा। चांद पर चाय जी, बहुत आपकी पॉपुलर कविता है, कविता का एक संकलन आपका है, मार्केट में बहुत लोगों को पसंद आ रहा है। मैं चाहूँगा दर्शकों को और उनका, आपका ये जो कवि हृदय है, इससे आप उनका रूबरू कराएं। मैं एक्चुअल मेरी कविताएं ऐसी हैं जो पढ़ने वाली हैं, वो मंच वाली नहीं है। अच्छा, तो फिर भी मैं एक, आप चाहते हैं कोई कविता सुना? कोई भी। हाँ, मेरी एक कविता अक्सर जो लोग मुझसे डिमांड करते हैं या पसंद करते हैं, वो पहले वो ही सुना देता हूँ। वो कविता है कि हम दोनों साथ आए, एक कहानी बनी, हम दोनों अलग हुए, 3 कहानियाँ बनी। एक तेरी कहानी जो तुझे समझ आई, एक मेरी कहानी जो मुझे समझ आई, और तीसरी एक अनकही कहानी जो बात कर लेते ज़रा तो दोनों को समझ आ जाती। अरे वाह, बहुत कम शब्दों में एक परिस्थिति को प्रस्तुत करना, जो शायद आप किसी भी तरीके के डिस्प्यूट में बिल्कुल यही चीज़ देखते हैं। यही है वो फिर वही जो भैया वाली बात कि इकोनॉमी, आप लेस इज मोर, तो जितना कम कह सकें। और एक हमेशा से हमने सीखा है, मेरे पिताजी से ज़्यादा सीखा या भैया से, या जो भी पढ़ाई लिखाई की वजह से सबका प्रभाव है कि अपने आप को विक्टिमाइज नहीं फील कराना कभी। ये हुई ना बात, है ना? तो मेरी कविताओं में, मेरे काम में विक्टिमहुड नहीं दिखाई दे कहीं से भी। तो अगर चाहे ये है तो भी ये आशिक है या कोई बिछो हो जाना या टूट जाना या छूट जाना कोई चीज़ प्रिय का, उसमें विक्टिमहुड नहीं है, उसकी सच्चाई को समझने की कोशिश है। बहुत खूब। अब दर्शकों, जाते जाते मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अब मैं, डिपेंड करता है राजेश जी इससे खुश होंगे या एम्बैरेस होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूं, ये ज़बरदस्त बांसुरी बजाते हैं और हमने आज एक ताज़ी बांसुरी आपके लिए धन्यवाद बनाई है। बनाई नहीं, मतलब मंगवाई है। ताज़ी तो ज़रा ताज़ा बनी है। नहीं, हाँ। देखिए, मैं एक तो ये आपको एक थोड़ा सा एडिट करना चाहूँगा। हाँ, कि ज़बरदस्त नहीं बजाता हूँ मैं ज़बरदस्ती बजाता हूँ और मैं आपके साथ ज़बरदस्ती कर रहा हूँ। गुस्ताखी माफ। ज़बरदस्ती बजाता हूँ, मुझे मालूम नहीं। कुछ आपने रख ही दिया तो कुछ हाँ, बजाऊँ कुछ। एक 2 लाइन का। क्या बात है, क्या बात है। तो गुरदत्त का हाँ। गाना बजना, चौधरी का चांद, मज़ा आ गया। राजेश तेलंग जी, वक्त दिया आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अरे बहुत बहुत शुक्रिया सुमित भाई, आपने बुलाया, मेरी उतनी ही खुशी है मुझे। थैंक यू। थैंक यू।